हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे 2009 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसका हम ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे पार्ट 2 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से आगे की कहानी यहाँ पे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे लिखा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है। यानी इंटरनेशनल टेररिज्म आज हमारे को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण है वो बताने हैं। पहला लिखा हुआ है कट्टरवादिता और रूढ़िवादिता। तो लिखा है, विश्व में मुस्लिम संप्रदाय के कट्टरवादी और रूढ़िवादी विचारधारा के कारण सांप्रदायिक संभावना को जो है ठेस पहुंची है, और जिसके कारण जो है पूरे दुनिया के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। दूसरा लिखा है, अमेरिकी वर्चस्व, तो अमेरिका की हेजिमनी बढ़ती जा रही है और उसका कई सारे इस्लामिक देश जो है विरोध करते हैं, और यह भी एक कारण है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है उसको इजाफा देखने को मिल रहा है उसके अंदर, और बढ़ावा मिल रहा है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर भूमिका। तो यूएनओ के पास बिल्कुल पावर नहीं है, वो बहुत कमजोर है, और इसकी वजह से भी भाई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बढ़ रहा है। था अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास। तो दुनिया में आप देखोगे अगर, तो भाई बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, कई सारे देश ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। तो ये जो खाई देखने को मिलती है अमीर देश और गरीब देशों के बीच में, इसकी वजह से भी जो है आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। समझ आ रहा है, समानता की वजह से भी आतंकवाद जो है बढ़ावा मिलता है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या महत्व है, क्या भारत इन्हें इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVVIQ लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार पेपरों के अंदर जो है ये पूछा भी आता है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। इसको एकदम अच्छे से करो दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी जो विकसित देश थे, ठीक है, जो डेवलप कंट्री जितनी भी थी, डेवलप कंट्रीज को यहाँ पर बोला गया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कि भाई आपको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के अंदर कमी लानी है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है, उनकी मात्रा को आपको कम करना है। ये बात रखी गई थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, और हाँ, इस पे भारत ने भी क्या करे थे, हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। ये जो आपको चित्र दिखाया गया है और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ये चित्र में आपसे अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको एक कठपुतली सा ये बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे क्या है ना, ये जो बंदा है ये है वीपी सिंह। कौन है ये? वीपी सिंह। और ये इंसान जो है ये है हमारे ज्योति बसु, और ये है हमारे एलके अडवाणी। कौन है? एलके अडवाणी। ठीक है, ज्योति बसु जो है दोस्तों वो वाम मोर्चा की साइड से है। ठीक है, एलके अडवाणी जो है वो बीजेपी की साइड से, और वीपी सिंह जो है वो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि भाई राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को बाहर से दो इंसानों ने जो है क्या करा है, समर्थन दिया है। ठीक है, पहले जो है हमारे ज्योति बसु और दूसरे जो है एलके अडवाणी बीजेपी वाले। तो इन्होंने बाहर से क्या करा, समर्थन दिया, और जो ये राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो है वो चल रही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं इस चित्र से वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यह कार्टून कठपुतली सरकार की ओर संकेत करता है। तो बिल्कुल भाई कठपुतली सरकार की ओर ही संकेत करता है। कैसे कठपुतली बना रखा है इन्होंने यहाँ पे इनको, वीपी सिंह को। ठीक है, भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में ऐसी सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचे में ये सरकार क्या भूमिका निभाती है। तो पहला लिखा हुआ है अस्थिर सरकार है ये। ठीक है, बिल्कुल स्थिर नहीं होती, कुछ पता नहीं है कि भाई कब सरकार गिर जाए कब सरकार खड़ी हो जाए, कुछ पता नहीं होता, मतलब कि कंफर्म चीजें होती नहीं है इसमें। लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करना, ठीक है, ये हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर देती है। नीतिगत निर्णय सामान्यतः टाल दिए जाते हैं, डिसीजन ढंग से नहीं हो पाते, नीतिगत निर्णय नहीं हो पाते। ठीक है, इस सरकार के अंदर साफ पूछा जा रहा है। ठीक है, कि सरकार को बाहर से समर्थन देना, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो बाहर से समर्थन देने का मतलब क्या है कि सरकार में शामिल हुए बिना सरकार को सपोर्ट करना। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया है, आया राम गया राम का मुहावरा किस अवधारणा का घोतक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो आपने सुना ही होगा भाई आया राम गया राम को। ठीक है, हरियाणा के विधायक जिनका नाम था गयालाल, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर वापस आए, फिर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के अंदर। तो मतलब कि ऐसे वो अंदर बार करे जा रहे थे बार बार। ठीक है, और इसी से जो है ये मुहावरा फेमस हुआ आया राम गया राम का। ठीक है,
अब ये जो मुहावरा है ये अयाराम गयाराम का, ये दर्शाता है किसको, दल बदल को। किसको दर्शाता है, दल बदल जो है वो सिस्टम यहाँ पे दिखाई देने को मिल रहा है। और इसका जो है प्रभाव क्या है, तो प्रभाव लिखा हुआ है राजनीतिक अवसरवादिता को प्रोत्साहन। दोस्तों राजनीतिक अवसरवादिता का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, अवसर देख के, यानी कि जब आप सिचुएशन देख के क्या करते हो, अपने स्वार्थ में जो है फैसला लेते हो। जब यानी कि कोई भी व्यक्ति जब सिचुएशन को देख के मौके पे चौका मारता है और अपने स्वार्थ के लिए फैसला लेता है, उसको बोला जाता है क्या, अवसरवादिता। तो ये राजनीतिक अवसरवादिता तो है कि भाई अपने फायदे के लिए आप कभी पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, फिर आप वापस कांग्रेस में आ गए, तो उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा, मतलब कि भाई बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थिरता है। भ्रष्टाचार की वृद्धि में सहायक, कि भाई भ्रष्टाचार जो है इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, पैसों के लिए लोग अपनी पार्टियां बदल लेते हैं। ठीक है, वो दर्शा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, गोधरा कांड क्या था, इसके उत्तर प्रभाव क्या थे। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, गुजरात में गोधरा स्टेशन पर ट्रेन आके रुकी। ठीक है, और ट्रेन कहां से आ रही थी, यूपी के अयोध्या से। कार सेवकों से ट्रेन जो है भरी पड़ी थी, उसमें आग लगा दी जाती है। ठीक है, कई सारे लोग जो है मर जाते हैं। और उसके अगले दिन ही फिर मुसलमानों के विरुद्ध मतलब कि मुसलमानों के विरुद्ध जो है बहुत सारी हिंसा जो है चालू हो जाती है। गुजरात के अंदर 1100 लोगों की जो है उसके अंदर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद उसके प्रभाव क्या देखने को मिले, तो इस घटना से गुजरात में क्या हुई, व्यापक हिंसा हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा रोकने में गुजरात सरकार की असफलता की आलोचना करी कि गुजरात की सरकार ने हिंसा को रोक नहीं पाया। ठीक है, चुनाव आयोग ने क्या कर दिया, गुजरात के जो चुनाव थे विधानसभा के उनको भी रोक दिया। तो ये गोधरा कांड के बारे में यहाँ पे बताना था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में गठबंधन सरकार के पक्ष तथा विपक्ष में किन्हीं दो तर्कों का वर्णन दीजिए। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आगे भी लिखो VVIQ। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है गठबंधन सरकार से रिलेटेड। ठीक है, इसके पक्ष और विपक्ष में हमारे को बताना है, यानी कि इसके क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, वो बताना है। तो पॉजिटिव क्या क्या लिखे हुए हैं, तो पहला है विकल्प प्रदान करना। जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उससे क्या होता है, लोगों के सामने विकल्प यानी ऑप्शन आते हैं। दूसरा है व्यापक सहभागिता, कि भाई सारे लोग आपस में सहयोग करके सरकार बनाते हैं, सहभागिता देखने को मिलती है। क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व, यानी कि जितने भी छोटी छोटी पार्टियां होती है उनका भी क्या होता है यहाँ पे प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, उनको भी जो है भाई मौका मिलता है। ठीक है, अब विपक्ष में क्या है, मतलब कि नेगेटिव क्या है, तो लिखा हुआ राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, कि स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है गठबंधन सरकार में, कुछ पता नहीं होता सरकार कब गिर जाएगी। अवसरवाद को यहाँ पर भी बढ़ावा मिलता है, लोग अपने फायदे के लिए जो है यहाँ पे क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार की स्थिति भी यहाँ पे क्या होती है, बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करप्शन हमारे को देखने को मिलता है गठबंधन सरकार में, तो वो उसके नेगेटिव हो गए। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ा। दोस्तों एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का मतलब है जब पूरे देश के ऊपर किसी एक पार्टी का प्रभुत्व होता है। जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसका पूरे इंडिया पे प्रभुत्व देखने को मिलता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताना है कि भाई एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ा, मतलब कि बेकार प्रभाव क्या क्या होते हैं उसके, प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल का मतलब क्या है, जो नेगेटिव प्रभाव है वो क्या है। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है राजनीतिक दलों का विकास बाधित हो जाता है, उससे पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी को बढ़ावा मिलता रहता है। ठीक है, तो दूसरी पार्टियां नहीं बढ़ पाती उसकी वजह से। दूसरा क्या है, विरोधी दृष्टिकोण उपेक्षित हो जाता है, तो जो अपोजिशन वाली पार्टी है उनकी सुनी नहीं जाती, उनका जो है दृष्टिकोण बिल्कुल देखा ही नहीं जाता उनका। ठीक है, तीसरा लिखा हुआ है व्यक्ति पूजा को प्रोत्साहन। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, एक इंसान की जो है पूजा करने लग जाते हैं लोग, उसी को भगवान बना देते हैं, व्यक्ति पूजा को कहते हैं उसको हम। ठीक है, तो उसको प्रोत्साहन मिलता है एक दलीय प्रणाली के अंदर। मतदाताओं के लिए विकल्प की क्या हो जाती है, यहाँ पे कमी हो जाती है। ठीक है, हमारे जो वोटर्स लोग होते हैं उनके सामने ऑप्शन वगैरह की इससे क्या होती है, कमी होती है जब एक पार्टी का प्रभुत्व होता है। समझ आया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बढ़ती राजनीतिक हिंसा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भाग जो है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, वहां पे राजनीतिक हिंसा कैसे बढ़ती जा रही है उसके बारे में बताना है। छोटा सा आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, आप अपने आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं नहीं बता रहा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादा वीडियो जल्दी खत्म हो जाए, हमारी लेंथी ना बने। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है और उत्तर साम्यवादी सत्ताओं पर इसके
परिणामों का आकलन कीजिए। दोस्तों जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, तो उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, शॉक थेरेपी वाली, और एक ट्रिक भी बताई थी, आजा रात में खेती करें जीपीएस में मध्य प्रदेश। ठीक है, उस ट्रिक से हमने शॉक थेरेपी के सारे परिणामों को याद करा था। तो एक बार जाके चैनल पे जाके लिखना शॉक थेरेपी बाय दिल्ली वाला टीचर, या चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत बाय दिल्ली वाला टीचर। उसके अंदर जो है शॉक थेरेपी वाला टॉपिक निकाल के पढ़ना, सारी चीज़ें आपको ट्रिक के साथ जो है उसके अंदर याद हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। शीत युद्ध के दौरान पूर्ववर्ती सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों का परीक्षण कीजिए कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन कैसे थे जब कोल्ड वॉर चल रही थी, शीत युद्ध चल रहा था। तो भाई बहुत ही बढ़िया जो है रिलेशन देखने को मिले। तो आपको पढ़ा भी है आपने कि भाई भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के अंदर जो जितने भी इस्पात कारखाने हैं वहाँ पे जो है रशिया हमारी मदद करता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के अंदर रशिया हमारी मदद करता है। उसके अलावा एक बार इंडिया के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, उस टाइम पे रशिया ने हमारे साथ यानी गांधी वाले नोटों के अंदर ही क्या करा, रुपयों से क्या करा था, व्यापार भी किया। तो ये दर्शाता है कि भाई हमारी आर्थिक संबंध कितने बढ़िया है। ठीक है, राजनीतिक संबंध वही कि कश्मीर मुद्दे के ऊपर हमेशा रशिया अपना सपोर्ट करता है। 1971 में समझौता भी किया, 20 वर्षीय मैत्री समझौता किया हमारे साथ, वो राजनीतिक संबंध में लिखोगे आप। उसके बाद सैन्य संबंध के अंदर कि भाई ज़्यादातर जो साजो सामान होते हैं, सैनिक साजो सामान, वो हम रशिया से ही इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, संस्कृति के अंदर लिखोगे कि भाई इंडिया की संस्कृति जो है रशिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। ठीक है, जो बड़े बड़े नेता लोग जो होते हैं वो भी हमारे को रशिया के अंदर देखने को फेमस मिलते हैं। वहाँ पे राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये सब समझ आया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बदलते संबंधों का मूल्यांकन कीजिए कि भाई इंडिया और अमेरिका के संबंध कैसे बदल रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के आगे भी लिखो VVIQ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2008 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और 2009 के अंदर भी आया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2023 के क्वेश्चन पेपर के अंदर ये भाई देखने को मिले, इसलिए एकदम बढ़िया से इसको करके जाना। मैंने 2008 वाले में बिल्कुल अच्छे से समझाया था इसको, एक बार उस वीडियो को जाके देखो, जिन्होंने देखी होगी उनको तो समझने की ज़रूरत होगी नहीं पक्का। आगे चलते हैं। अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है कि 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण के उपरांत आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तरीय युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों जब यहाँ पे 11 सितंबर 2001 में जब यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला करा गया अलकायदा के द्वारा, ओसामा बिन लादेन ने हमला किया, नॉर्थ और साउथ बिल्डिंग को उड़ा दिया। उसके बाद दोस्तों अमेरिका ने अपना जलवा दिखाया और दूर दूर देशों के अंदर अपनी सेना को भेजा। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया, छोटा सा आंसर है, आप पढ़े यहाँ पे आराम से आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए कि भाई चाइना की जो इकोनॉमी है वो कैसे ग्रो करी है, कैसे उसने अपनी इकोनॉमी को इतना बड़ा कर लिया, उसके बारे में बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि भाई चाइना जो है जब उसने अपनी अर्थव्यवस्था को जब स्टार्ट किया था, यानी जब चाइना आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पर उसने सोवियत मॉडल को जो है अपने देश के अंदर अपनाया था। ठीक है, सोवियत मॉडल चाइना ने अपनाया, समाजवादी विचारधारा को अपनाया। लेकिन चाइना के अंदर बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही थी, बाद में पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही थी 2 से 3%। फिर उसके बाद में चाइना ने इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना चालू किया। जब दिक्कतें आई तो भाई सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, पहला लिखा हुआ 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाए, 73 में चाउ एन लाई आया, उसने 4 चीज़ों पे ध्यान दिया, कृषि, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योगों के ऊपर। ठीक है, ये 4 चीज़ों पे ध्यान दिया। गा में लिखा हुआ है कि भाई खुले द्वार की नीति अपनाई, 1978 में देंग शाओपिंग आया था जब। ठीक है, तो ये उन्होंने एक सुधार किया। उसके अलावा 82 में उन्होंने खेती का निजीकरण किया। ठीक है, उसके अलावा 1998 के अंदर उन्होंने उद्योगों का भी फिर बाद में क्या करा, निजीकरण कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। और 2001 में चाइना जो है विश्व व्यापार संगठन के अंदर जो है शामिल भी हो गया। तो इन तरीकों से चाइना ने धीरे धीरे क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था को सही करा। उसके अलावा आप कह सकते हो कि भाई चाइना ने जो है स्टेज बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विश्व मतलब कि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए चाइना ने। और इन सब कारणों की वजह से चाइना की इकोनॉमी आज हमारे को एक अच्छे लेवल पे देखने को मिलती है और धीरे धीरे चाइना बहुत ज़्यादा तरक्की जो है करता जा रहा है। तो ये सब आप लिखोगे चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान में। बाकी मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था सत्ता के नए केंद्र, उसके अंदर मैंने आपको चाइना के बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान को पढ़ाया था। आप एक बार जरूर जाके उस वाले वीडियो को देखें, पर्टिकुलर वीडियो को, चाइना वाली को, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इसके आगे भी VVIQ कई बार पूछा जाता है चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, क्योंकि चाइना आज एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कई बार पेपर के अंदर आता है।
क्वेश्चन नंबर 34, 25 जून 1975 को घोषित किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र में धब्बा माना जाता है। इस घोषणा के भारतीय दलीय प्रणाली पर पड़े प्रभाव का आकलन कीजिए। दोस्तों, जब आपातकाल लगाया गया 25 जून 1975 को, उस चीज़ को आज भी हमारे इंडिया में मतलब कि बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ मानी जाती है कि भाई ये हमारे लोकतंत्र पे एक तरीके से धब्बा लगाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता ही है कि भाई बहुत बेकार बेकार चीज़ें, नसबंदी वगैरह, नलिकाबंदी वगैरह करवाई गई। ठीक है, उसके अलावा लोगों को परेशान करा गया, सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए, निवारक नज़रबंदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करा गया, लोगों को शक के आधार पे गिरफ्तार किया गया। ठीक है, उसके अलावा जो है वहाँ पे क्या करा गया कि भाई जो बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार था उसको छीन लिया गया लोगों के, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई, ये सारी चीज़ें हुई आपातकाल के अंदर। तो इसीलिए उसको धब्बा वगैरह माना जाता है कि भाई ये आपातकाल जो है हमारे लोकतंत्र के ऊपर क्या है, धब्बा है। अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, नक्सलवादी आंदोलन क्या है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों, 4 पॉइंट दे रखे हैं, आराम से इसको कर लेना, एक बार रीड करोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है 35वां स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण संबंधी किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि भाई आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या थी हमारे सामने। ठीक है, तो एकता के सूत्र में बंधना, यानी कि क्या था कि भाई ऐसे हमारे को अपनी पूरे इंडिया में यूनिटी को बना के रखना था, वो एक समस्या थी, कैसे उसको कम बना के रखेंगे। लोकतंत्र की स्थापना करना एक समस्या थी, भाई कैसे उसको करेंगे हम। समाज मूलक विकास, यानी कि एक ऐसा समाज बनाना जिसके अंदर सभी का विकास को फ़ायदा हो, ठीक है, किसी एक वर्ग को फ़ायदा ना हो, ऐसा विकास करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। ये सब चीज़ें जो थी क्या थी दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानियाँ थी इंडिया के सामने जब इंडिया जो है आज़ाद हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसको रीड करें, मैंने आपको समझा दिया। बाकी कराची में 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने जो भाषण दिया था कराची में 11 अगस्त 1947 को, उसके आधार पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले भाई आपको ये भाषण बताया गया, ये छोटा सा ही आपको पहले पढ़ना है, रीड करना है। उसके बाद आपको ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 3 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। रीड करो और आराम से क्वेश्चन को देखो, आप समझो कि भाई मैं उत्तर दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, उसके बाद आंसर देखना। समझ आ रहा है दोस्तों? तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा 2009 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2010 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।